खंड एक, आपके मस्तिष्क का लिवरेज। हमारे मस्तिष्क की शक्ति सबसे शक्तिशाली लिवरेज है। लिवरेज के साथ समस्या यह है कि यह आपके पक्ष में भी काम कर सकता है और आपके खिलाफ भी। अगर आप जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको पहली चीज़ यह करनी होगी कि खुद को अमीर बनाने के लिए अपने मस्तिष्क का शक्ति का प्रयोग करें। पैसे के मामले में बहुत सारे लोग अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग खुद को गरीब बनाने के लिए करते हैं। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, अमीरों और गरीबों में यह फ़र्क होता है कि गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा बार यह कहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। या अमीर डैडी ने यह भी कहा था कि संडे स्कूल में मैंने सीखा था और शब्द सजीव बन गया। इसके बाद उन्होंने कहा था, गरीब लोग गरीब शब्दों का प्रयोग करते हैं और गरीब शब्दों में से लोग गरीब बनते हैं। आपके शब्द साकार हो जाते हैं। इस खंड में हम आपको अमीर और गरीब शब्द, तेज और धीमे शब्दों में फ़र्क बताएंगे। आप पाएंगे कि आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें बदलने के साथ ही आप सोचने के तरीके में भी बदलाव करके आप अपने आर्थिक भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। अगर आप अपने शब्दों और विचारों को बदलकर अमीर लोगों जैसा बना लें तो जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना आसान हो जाएगा। अध्याय 1, जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर कैसे हों। नीचे मैंने यह आप बीती बताई है कि मेरी पत्नी किम, मेरे सबसे अच्छे दोस्त लैरी और मैंने किस तरह कंगाली से शुरुआत की थी, लेकिन 10 साल से कम समय में ही हम अमीर बनकर रिटायर हो गए। मैं यह कहानी उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ जिन्हें खुद के बारे में शंका हो या जिन्हें जवानी में रिटायर होने की यात्रा शुरू करने के लिए थोड़े आत्मविश्वास की ज़रूरत हो। जब किम और मैंने शुरुआत की थी तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हमारा आत्मविश्वास कम था और हमारे मन में भी शंकाएं भरी थीं। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम उन शंकाओं का क्या करते हैं। यात्रा शुरू होती है। दिसंबर 1984 में किम, मेरा सबसे अच्छा दोस्त लैरी, क्लार्क और मैं। दिसंबर 1984 में किम, मेरा सबसे अच्छा दोस्त लैरी, क्लार्क और मैं ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में व्हीलसर माउंटेन पर स्कीइंग कर रहे थे। बर्फ बहुत गहरी थी, रन बहुत लंबे थे और स्कीइंग बहुत शानदार थी। हालांकि ठंड भी बहुत थी। रात को हम तीनों देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच बने एक छोटे से कैबिन में बैठे थे जो छत तक जमी बर्फ के कारण मुश्किल से दिख रहा था। हर रात को आग के पास बैठकर हम भविष्य की अपनी योजनाओं पर बातचीत करते थे। हमारे पास उम्मीदें तो बहुत थीं लेकिन संसाधन बहुत कम थे। किम और मेरे पास आखिरी कुछ डॉलर बचे थे। लैरी एक नया बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया में था। हर रात हमारी चर्चाएं देर तक चलती थीं। हम हाल में पढ़ी हुई पुस्तकें और देखी हुई फिल्मों पर बातें करते थे। हम शैक्षणिक ऑडियो टेप सुनते थे और फिर उनके सबक पर गहरा मंथन करते थे। 1 जनवरी को हमने वही किया जो हम हर साल करते थे। हमने नए साल के लिए लक्ष्य बनाए, लेकिन इस साल हमारा लक्ष्य निर्धारण सत्र अलग था। लैरी सिर्फ एक नए साल के लिए लक्ष्य तय करने में कुछ ज़्यादा करना चाहता था। 1 साल के लक्ष्यों के बजाय वह ऐसे लक्ष्य तय करना चाहता था जो हमारी वास्तविकता को बदलकर हमारी ज़िंदगी ही बदल दे। उसने कहा था हम लोग क्यों ना यह योजना बनाएं कि हम सब आर्थिक दृष्टि से किस तरह स्वतंत्र बन सकते हैं। उसके शब्द मेरे कानों में पड़े और मैंने उसकी बातें सुनी, लेकिन मैं उसकी कई बातों को अपनी वास्तविकता में फिट नहीं कर पाया। मैंने इसके बारे में बातें की थी, इसके सपने देखे थे और मैं जानता था कि किसी दिन मैं यह काम जरूर करूंगा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने का विचार मुझे हमेशा भविष्य का ही विचार लगता था, आज का नहीं। इसलिए विचार फिट नहीं हुआ। मैंने कहा, आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र। जिस पल मैंने अपनी आवाज़ सुनी उस पल मैं जान गया कि मैं कितना कमज़ोर हो गया था। मेरी आवाज़ मेरे ही पुराने व्यक्तित्व से मेल नहीं खा रही थी। हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं, लैरी बोला, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब समय आ गया है हम बातें बंद करें, दिवा स्वप्न देखना छोड़ दें और समर्पित भाव से जुट जाएं। चलो हम इस योजना को लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम यह जानेंगे कि हमें यह काम करना ही है। लिख लेने के बाद हम इस यात्रा में एक दूसरे को सहारा देंगे।
पैसों की तंगी से परेशान किम और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। आग की चमक में हमारे चेहरों पर शंका और अनिश्चितता के भाव साफ दिखने लगे। विचार तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो बस जैसे तैसे अगला साल गुजारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। कुछ समय पहले ही मैंने नायलॉन और वेलक्रो वॉलेट बिजनेस छोड़ा था। जब यह बिजनेस 1989 में चौपट हो गया तो मैंने 5 साल मेहनत करके इसे दोबारा जमाया था और इसके बाद इसे छोड़कर चला गया था। मैंने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा बदल गया था। अब हम अमेरिका में उत्पादन नहीं कर रहे थे। बढ़ती प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने के लिए हमें अपनी फैक्ट्रियां चीन, ताइवान और कोरिया में लगा ली थी। मैंने बिजनेस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाया कि खुद को अमीर बनाने के लिए बाल श्रम का इस्तेमाल करूं। बिजनेस मेरी जेब में पैसे भर रहा था, लेकिन मेरी आत्मा को कचोट रहा था। अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मेरी पटरी नहीं बैठ रही थी। हम एक दूसरे से दूर हो गए और हमारे बीच हर बात पर मतभेद होने लगे। मैं बहुत कम इक्विटी के साथ वह कंपनी छोड़ आया। मैं ऐसे बिजनेस में काम करना गवारा नहीं कर पाया जो मेरी आत्मा को कचोटता हो और जिसमें से अपने पार्टनर्स के साथ बात नहीं कर सकूं। वह बिजनेस मैंने किस तरह से छोड़ा, इस बात पर मुझे गर्व नहीं है। बहरहाल मैं जानता हूं कि उसे छोड़ने का समय आ गया है। मैं उस बिजनेस में 8 साल तक रहा और मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने यह सीखा कि बिजनेस कैसे बनाया जाता है और कैसे बर्बाद किया जाता है और फिर दोबारा कैसे बनाया जाता है। हालांकि उसे छोड़ते समय मेरे पास बहुत कम पैसा था, लेकिन मेरे पास बेशकीमती सीख और अनुभव था। लैरी ने कहा, छोड़ो भी, तुम कमज़ोर बने रहो। आओ, 1 साल के आसान लक्ष्य तय करने के बजाय हम बड़े लक्ष्य तय करते हैं। आओ हम कई सालों का एक लक्ष्य तय करें। आओ हम स्वतंत्रता का लक्ष्य तय करें। लेकिन हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं है, मैंने कहा और किम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मेरी ही तरह चिंता झलक रही थी। तुम जानते हो, हम दोबारा शुरुआत कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अगले 6 महीने या शायद 1 साल बस जैसे तैसे काट लेना चाहते हैं। जब हम इस वक्त आर्थिक दृष्टि से सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। एक बार फिर मुझे अपने कमज़ोर शब्दों से झटका लगा। मेरा आत्मविश्वास सचमुच कमज़ोर था, मेरी ऊर्जा वाकई कम थी। यह तो अच्छी बात है, इसे एक नई शुरुआत मान लो। लैरी अब पीछे ही पड़ गया। वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने प्रतिरोध किया, लेकिन जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो फिर हम जल्दी रिटायर कैसे हो सकते हैं। मुझे एहसास था कि मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द लगातार कमज़ोर होते जा रहे थे। मैं भीतर से कमज़ोर महसूस कर रहा था। मैं खुद को समर्पित नहीं करना चाहता था। मैं तो बस कुछ समय के लिए आर्थिक दृष्टि से बचे रहना चाहता था और भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहता था। मैंने यह नहीं कहा कि हम 1 साल में रिटायर होने वाले हैं, लैरी बोला, जो अब मेरी ढीली ढाली प्रतिक्रिया से चिढ़ने लगा था। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि हम इसी वक्त रिटायर होने की योजना बना लें। आओ लक्ष्य लिख लेते हैं, योजना बना लेते हैं और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ज़्यादातर लोग रिटायर होने के बारे में तब तक नहीं सोचते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती है, या वे रिटायरमेंट की योजना 65 साल की उम्र में बनाते हैं। मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं इससे बेहतर योजना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आजीविका चलाने के लिए ज़िंदगी भर काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं जवानी में ही दुनिया की सैर करना चाहता हूँ ताकि इसका पूरा आनंद ले सकूँ। जब मैंने लैरी के मुंह से यह लक्ष्य तय करने के लाभ सुने तो मैंने अपने भीतर एक फुसफुसाहट भी सुनी जो मुझे बता रही थी कि जवानी में आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने और जल्दी रिटायर होने का लक्ष्य बनाना यथार्थवादी क्यों है। यह तो एक तरह से असंभव लग रहा था। लैरी लगातार बोलता रहा। शायद उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि किम या मैं उसकी बात सुन रहे हैं या नहीं। इसलिए मैंने उसके शब्दों पर से ध्यान हटा लिया और उसकी कही बातों पर विचार करने लगा। मैंने खुद से कहा, जल्दी रिटायर होने का लक्ष्य तय करना अच्छा विचार है, फिर मैं इससे क्यों जूझ रहा हूँ। मेरा विचार से जूझना तो मेरी फितरत नहीं है। अचानक मुझे अपने अमीर डैडी की बातें याद आ गईं। तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती तुम्हारी आत्मशंका और आलस है। तुम्हारी आत्मशंका और आलस ही यह परिभाषित और सीमित करते हैं कि तुम कौन हो। अगर तुम अपने वर्तमान स्वरूप को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मशंका और आलस से जूझना होगा। तुम्हारी आत्मशंका और आलस से ही तुम्हें छोटा बना रखा है। तुम्हारी आत्मशंका और आलस ही तुम्हें अपनी मनचाही जिंदगी नहीं पाने दे रहे हैं।
मुझे याद था कि अमीर डैडी ने इस मुद्दे को प्रभावशाली बनाने के लिए आगे कहा था, तुम्हारे रास्ते में कोई भी नहीं है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी आत्मशंकाएं हैं। ऐसे ही बने रहना आसान है, परिवर्तन नहीं करना आसान है। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर वैसे ही बने रहने का चुनाव करते हैं। जब तुम अपनी आत्मशंका और आलस से जूझोगे तभी अपनी स्वतंत्रता का द्वार खोज पाओगे। अमीर डैडी ने मुझसे ये बातें उस समय कही थी जब मैं हवाई द्वीप छोड़कर इस यात्रा पर आने वाला था। वे जानते थे कि मैं शायद हमेशा के लिए हवाई जहाज़ छोड़कर जा रहा था। वे जानते थे कि अपना घर छोड़कर जा रहा था जहां मैं बहुत आरामदेह महसूस करता था। वे जानते थे कि मैं सुरक्षा की किसी गारंटी के बिना दुनिया में कदम रखने का जोखिम ले रहा था। अमीर डैडी के साथ मेरी बातचीत के 1 महीने बाद मैं बर्फ़ के ढके इस पहाड़ पर बैठा था जहां मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे वही बातें कर रहा था, लेकिन मैं कमज़ोर, असुरक्षित और बेचैन महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि आगे बढ़ने या फिर हार मानकर घर लौटने जाने का समय था। मुझे एहसास था कि मैं पहाड़ों पर इस तरह कमज़ोरी के पल से जूझने के लिए आया था। एक बार फिर यह निर्णय का समय था, यह चुनाव करने का समय था। मैं अपनी आत्मशंका और आलस को सामने हार मान सकता था या फिर खुद के बारे में अपनी धारणाएं बदल सकता था। यह आगे बढ़ने या पीछे हटने का समय था। जब मैंने लैरी के बोलने पर दोबारा ध्यान दिया तो उस समय वह स्वतंत्रता के बारे में बोल रहा था। मुझे एहसास हुआ कि वह दरअसल स्वतंत्रता के बारे में ही बोल रहा था। उस पल मुझे यह एहसास हुआ कि अपनी आत्मशंका और आलस से जूझना ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अगर मैं इनसे नहीं जूझूंगा तो मेरी ज़िंदगी पिछड़ने लगेगी। ठीक है, चलो हम यह काम कर देते हैं, मैंने कहा। चलो हम आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने का लक्ष्य तय कर लेते हैं। यह 1985 का न्यू ईयर्स डे था। 1994 में किम और मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र थे। लैरी द्वारा स्थापित कंपनी 1996 में इंक मैगजीन की सबसे तेजी से विकास कर रही कंपनियों में से एक थी। लैरी 1998 में 46 साल की उम्र में रिटायर हो गया। उसने अपनी कंपनी बेचकर 1 साल की छुट्टी मनाई। आपने यह किया कैसे? जब भी मैं यह कहानी सुनता हूँ तो मुझे यह सवाल पूछा जाता है कि कैसे आपने यह किया। तब मैं कहता हूँ कैसे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि किम और मैंने यह क्यों किया। फिर मैं कहता हूँ कि क्यों के बिना कैसे संभव ही नहीं था। मैं आपको विस्तार से बता सकता हूँ कि किम, लैरी और मैंने यह कैसे किया, लेकिन बताऊँगा नहीं हमने यह कैसे किया। यह महत्वपूर्ण नहीं, हमने यह क्यों किया। इसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि 1985 से 1994 के बीच किम, लैरी और मैंने अमीर डैडी के बताए प्रचुर दौलत के 3 रास्तों पर ध्यान केंद्रित किया, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, व्यावसायिक योग्यताएं बढ़ाना। नंबर 2, धन प्रबंधन की योग्यताएं बढ़ाना। नंबर 3, निवेश योग्यताएं बढ़ाना। इन 3 रास्तों के बारे में ढेर सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। अगर मैं भी इसी के बारे में लिखने लगूं तो यह एक और पुस्तक होगी जो बताएगी कि यह काम कैसे किया जाए। लेकिन